भारत यूएई रिश्तों में ऐसा क्या खास हुआ कि राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद खुद दिल्ली पहुंचे? क्या ये दौरा सिर्फ औपचारिक है या किसी बड़े रणनीतिक फैसले की तैयारी? सीबीआई मुख्यालय में विजय की पेशी। क्या करूर रैली भगदड़ मामले में अब जांच निर्णायक मोड़ पर है और आगे किस पर कार्रवाई की आंच पहुंच सकती है? सीरिया में 14 साल के गृह युद्ध के बाद क्या वाकई बंदूकें शांत हो रही हैं? सरकार और कुर्दिश लेड एसडीएफ के बीच हुआ समझौता क्या इतिहास बदल देगा? शेयर बाजार से लेकर कमोडिटी तक आज पैसा कहां बना और कहां डूबा? टॉप गेनर्स, लूजर्स और नेचुरल गैस की तेजी क्या संकेत दे रही है? देश बदल रहा है, फैसले तेज हैं और असर सीधा आप पर पड़ता है। नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ इनसाइड डेली में। सिर्फ मेजर टॉप 10 न्यूज जो आपको रखती हैं सबसे आगे। आज की टॉप न्यूज। भारत यूएई रणनीतिक संबंधों में नया अध्याय। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान की दिल्ली यात्रा। करूर रैली भगदड़ जांच। अभिनेता विजय की सीबीआई मुख्यालय में पेशी। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस वैश्विक कूटनीति में $1 बिलियन का टिकट। क्या सीरिया में 14 साल के गृह युद्ध का अंत? राष्ट्रपति अल शरा और कुर्द एसडीएफ के बीच ऐतिहासिक एकीकरण समझौता। शेयर मार्केट अपडेट। टॉप 5 गेनर्स एंड लूजर्स, कमोडिटी प्राइसेस। टाटा टेक्नोलॉजीज Q3 परिणाम और साइबर हमले का प्रभाव। तेरे इश्क में धनुष और कृति सैनन का डिजिटल डेब्यू। मोटो वॉच पोलर के साथ पहली स्मार्ट वॉच। चलिए रुक करते हैं अपनी पहली खबर पर। भारत यूएई रणनीतिक संबंधों में नया अध्याय। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद की दिल्ली यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी का प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत और सांस्कृतिक कूटनीति। भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान 19 जनवरी 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। यह पिछले एक दशक में उनकी 5वीं और राष्ट्रपति के रूप में तीसरी भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया, जो दोनों नेताओं के बीच के व्यक्तिगत तालमेल को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट जाकर राष्ट्रपति अल नायान का स्वागत किया, जो कूटनीतिक प्रोटोकॉल से परे एक संदेश है। मोदी ने उन्हें अपना भाई कहकर संबोधित किया और दोनों नेता एक ही कार में बैठकर एयरपोर्ट से रवाना हुए। इस मुलाकात का सबसे आकर्षक हिस्सा पीएम मोदी द्वारा दिए गए पारंपरिक भारतीय उपहार थे। मोदी ने राष्ट्रपति को गुजरात का एक रॉयल नक्काशीदार लकड़ी का झूला भेंट किया। इसके साथ ही कश्मीर का पश्मीना शॉल और तेलंगाना का चांदी का बॉक्स भी भेंट किया गया, जो भारत की विविधता को दर्शाता है। डेटा की दृष्टि से देखें तो भारत और यूएई के बीच व्यापार CEPA लागू होने के बाद तेजी से बढ़ा है। आज की चर्चाओं में ऊर्जा सुरक्षा, विशेष रूप से दीर्घकालिक LNG आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम प्रणाली के विस्तार पर भी बात हुई, जो डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राष्ट्रपति अल नायान का यह दौरा संक्षिप्त था, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी होंगे। चलिए रुक करते हैं अपनी दूसरी खबर पर। करूर रैली भगदड़ जांच। अभिनेता विजय की सीबीआई मुख्यालय में पेशी। तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल। करूर भगदड़ मामले में टीवी के प्रमुख विजय से दिल्ली में 6 घंटे लंबी पूछताछ। तमिलनाडु की राजनीति और फिल्म जगत से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के लोधी रोड स्थित सीबीआई मुख्यालय से आई है। सुपरस्टार और टीवी के पार्टी के नेता विजय आज भगदड़ मामले में दूसरी बार सीबीआई के सामने पेश हुए। मामला उस दर्दनाक हादसे का है जब पिछले साल करूर में विजय की एक रैली के दौरान 41 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। सीबीआई अधिकारियों ने विजय से आज सुबह लगभग 10 बजे पूछताछ शुरू की, जो शाम तक जारी रही। जांच का प्रमुख केंद्र यह है कि क्या रैली के आयोजकों ने पुलिस की शर्तों का पालन किया था या नहीं। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने विजय से उस 6 घंटे की देरी के बारे में सवाल किए, जिसके कारण भीड़ का गुस्सा भड़का। जब विजय मंच पर पहुंचे तो भारी भीड़ के कारण धक्का मुक्की हुई और एक बड़ा हादसा हो गया। विजय ने सुरक्षा कारणों और पोंगल त्योहार का हवाला देते हुए पहले पेशी टालने की मांग की थी। इस मामले में तमिलनाडु के पूर्व पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में इस जांच को सीबीआई को सौंपा था, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। मरने वालों के परिजनों का कहना है कि उन्हें केवल इंसाफ चाहिए। विजय के समर्थकों ने सीबीआई मुख्यालय के बाहर जुटने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कड़ी घेराबंदी कर रखी थी। दिलचस्प बात यह है कि विजय की फिल्म जननायक भी कानूनी पचड़ों में फंसी हुई है। फिल्म की रिलीज को लेकर सेंसर बोर्ड और हाईकोर्ट के बीच विवाद चल रहा है।
आज की पूछताछ में रैली की फंडिंग और भीड़ जुटाने के लिए उपयोग किए गए संसाधनों पर भी चर्चा हुई। टीवीके के नेताओं का आरोप है कि राज्य सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराई थी। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने विधानसभा में कहा था कि 607 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन रिकॉर्ड कुछ और बताते हैं। इस मामले में विजय की गवाही तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा तय कर सकती है। क्या विजय इस कानूनी चक्रव्यूह से निकल पाएंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस, वैश्विक कूटनीति में $1 बिलियन का टिकट। क्या दुनिया में शांति अब चंद पैसों की मोहताज होने वाली है? ट्रंप के नए प्रस्ताव ने संयुक्त राष्ट्र की नींद उड़ा दी है। इसे बोर्ड ऑफ पीस नाम दिया गया है, जिसकी कमान खुद ट्रंप के हाथों में होगी। इस बोर्ड का ड्राफ्ट चार्टर लीक हो गया है, जिसमें चौंकाने वाली शर्तें रखी गई हैं। चार्टर के अनुसार ट्रंप इस बोर्ड के आजीवन अध्यक्ष रहेंगे और उनके पास किसी भी देश को निकालने का अधिकार होगा। हंगरी और वियतनाम जैसे देशों ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन, और जो ट्रंप के करीबी मित्र हैं, बोर्ड में शामिल होने वाले पहले यूरोपीय नेता बने हैं। भारत को भी इसमें शामिल होने का निमंत्रण मिला है, लेकिन नई दिल्ली अभी प्रतीक्षा और निगरानी की मुद्रा में है। यूरोपीय संघ ने इस पहल की कड़ी निंदा की है और इसे संयुक्त राष्ट्र को कमजोर करने वाला बताया है। ट्रंप का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे पुराने संस्थान संघर्षों को रोकने में विफल रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। क्या सीरिया में 14 साल के गृह युद्ध का अंत? राष्ट्रपति अल शरा और कुर्द SDF के बीच ऐतिहासिक एकीकरण। आज 19 जनवरी 2026 को दुनिया के नक्शे से एक सबसे भीषण संघर्ष के खत्म होने की खबर आ रही है। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने दमिश्क के राष्ट्रपति भवन में एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसने पूरे मध्य पूर्व को चौंका दिया है। यह समझौता सीरियाई सरकार और कुर्द नेतृत्व वाली सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी SDF के बीच हुआ है। पिछले एक दशक से अधिक समय से सीरिया का उत्तर पूर्वी हिस्सा सरकार के नियंत्रण से बाहर था, लेकिन अब यह बदल रहा है। इस समझौते के तहत पूरे सीरिया में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रव्यापी युद्ध विराम लागू कर दिया गया है। समझौते की सबसे बड़ी बात यह है कि SDF अब एक अलग सेना के रूप में नहीं रहेगी, बल्कि इसका सीरियाई सेना में पूर्ण विलय किया जाएगा। SDF के लड़ाकों को व्यक्तिगत आधार पर रक्षा और आंतरिक मंत्रालयों के ढांचे में एकीकृत किया जाएगा। डेटा के लिहाज से देखें तो SDF अब राका और डेई एज़ोर जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों का नियंत्रण पूरी तरह सरकार को सौंप देगी। ये वे इलाके हैं जहां सीरिया के सबसे बड़े तेल और गैस क्षेत्र स्थित हैं। अब इन सभी ऊर्जा संसाधनों और सीमा चौकियों पर सीरिया सरकार का पूर्ण नियंत्रण होगा। SDF के नेता मजलूम अब्दी ने इस समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने रक्तपात रोकने के लिए यह कदम उठाया है। रुक करते हैं अब शेयर मार्केट अपडेट पर। शेयर बाजार आज लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 324.17 अंक गिरकर 83,246 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 108.85 अंक की गिरावट के साथ 25,585 पर रहा। बाजार पर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो और ICICI बैंक के कमजोर तिमाही परिणामों का दबाव देखा गया। इसके अलावा वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितता और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड मुद्दे पर विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। अब बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की। तो टॉप 5 गेनर्स आज शेयर बाजार में सबसे ज्यादा बढ़त इन स्टॉक्स में देखने को मिली। जिंदल शॉ करीब 15.79% की तेजी के साथ टॉप गेनर रहा। वेलस्पन एंटरप्राइजेज में लगभग 12.06% की मजबूत बढ़त दर्ज की गई। वेलस्पन कॉर्प करीब 6.95% ऊपर बंद हुआ। रिफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में 6.08% की तेजी देखने को मिली। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 6.07% चढ़कर बंद हुआ। इन स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी दिखाई दी। अब नजर डालते हैं आज के सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक्स पर। विप्रो में करीब 7.95% की भारी गिरावट रही। RBL बैंक लगभग 7.01% टूटा। इंडिगो पेंट्स में 6.32% की गिरावट दर्ज की गई। सबएक्स लिमिटेड करीब 5.78% नीचे रहा और IDBI बैंक में भी 5.60% की कमजोरी देखने को मिली। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट। गोल्ड बढ़त के साथ लगभग 1,45,000 के स्तर पर ट्रेड करता दिखा। सिल्वर में भी तेजी रही और यह 3,04,000 पर पहुंच गया। क्रूड ऑयल हल्की गिरावट के साथ 5,396 पर रहा।
वहीं नेचुरल गैस में जोरदार उछाल देखने को मिला और यह करीब 18% चढ़कर 330 रुपए के आसपास पहुंच गई। बेस मेटल की स्थिति कॉपर में करीब 0.94% की तेजी रही, जिंक लगभग 0.54% ऊपर रहा और लेड में भी हल्की बढ़त दर्ज की गई। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। टाटा टेक्नोलॉजीज Q3 परिणाम और साइबर हमले का प्रभाव। निवेश की दुनिया में आज टाटा टेक्नोलॉजीज के नतीजों ने सभी का ध्यान खींचा है। कंपनी के सीईओ वारेन हैरिस ने स्वीकार किया कि साइबर हमले की वजह से तीसरी तिमाही के प्रदर्शन पर असर पड़ा है, लेकिन बाजार ने इन नतीजों को सकारात्मक रूप में लिया है क्योंकि शेयर 1.88% की बढ़त के साथ बंद हुए। कंपनी ने स्पष्ट किया कि यदि एक मुश्त साइबर हमले की लागत को हटा दिया जाए तो मार्जिन 16.5% होता। भविष्य की बात करें तो टाटा टेक को ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और R&D गतिविधियों में सुधार की उम्मीद है। कंपनी का लक्ष्य Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में 10% से अधिक की क्रमिक राजस्व वृद्धि हासिल करना है। इसमें ES टेक के अधिग्रहण का भी बड़ा योगदान होगा। ऑटोमोटिव क्षेत्र में डिजिटल बदलाव के कारण टाटा टेक के पास मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन है। चलिए अब बात करते हैं कुछ एंटरटेनमेंट जगत की। तेरे इश्क में धनुष और कृति सेनन की डिजिटल डेब्यू। OTT पर रोमांस का तड़का। नेटफ्लिक्स पर 23 जनवरी को रिलीज होगी आनंद एल राय की तेरे इश्क में। रांझणा की आध्यात्मिक अगली कड़ी मानी जा रही फिल्म तेरे इश्क में का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर होने जा रहा है। फिल्म में धनुष एक आक्रामक फाइटर पायलट और कृति सेनन एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। मोटो वॉच पोलर के साथ पहली स्मार्ट वॉच। मोटोरोला का धमाका। भारत में 23 जनवरी को लॉन्च होगी मोटो वॉच। पोलर की तकनीक और 13 दिन की बैटरी। मोटोरोला भारत में एक नई स्मार्ट वॉच लॉन्च करने की तैयारी में है। मोटो वॉच नाम से जानी जाने वाली इस स्मार्ट वॉच की लॉन्च तिथि कंपनी द्वारा घोषित कर दी गई है। यह स्मार्ट वॉच 23 जनवरी को भारत में लॉन्च होगी। लेनोवो के स्वामित्व वाले इस ब्रांड ने इस महीने की शुरुआत में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो CES 2026 में अपने नवीनतम इकोसिस्टम लाइनअप के हिस्से के रूप में इस स्मार्ट वॉच को पेश किया था। इसमें 47 mm का एल्युमिनियम फ्रेम है और गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोडक्शन होने की पुष्टि हो चुकी है। मोटोरोला ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उनकी नई स्मार्ट वॉच भारत में फ्लिपकार्ट, motorola.in पर उपलब्ध होगी। इसमें 1.4 इंच की OLED स्क्रीन और डुअल फ्रीक्वेंसी GPS जैसे फीचर्स होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। देश और दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो।